Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. So we have start definitely हम लोगों ने जो मोशन एंड टाइम चैप्टर है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं. ऑलराइट, एंड आज जो हम देखने वाले हैं दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस तरीके से अफेक्ट होती है, क्या वो चेंज होता है या फिर सेम रहता है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस लेक्चर. ऑलराइट, एंड यू डू नो कि हम लोग प्रिपेयर करते हैं स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए एज वेल एज द कंपटीशन लेवल. राइट, तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ओलंपियाड्स की तैयारी करते हैं. सो बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं दोनों ही चीज़ों के लिए. आप उस नॉलेज को अटेन करके स्कूल एग्जामिनेशन भी क्रैक कर सकते हो और उसी नॉलेज को अटेन करके आप ओलंपियाड लेवल भी क्रैक कर सकते हो. सो फाइट फॉर बोथ. राइट, अब जब पढ़ ही रहे हैं तो फिर अच्छे से ही पढ़ते हैं और दोनों को ही क्रैक करते हैं. राइट, सो दिस इज द मेन मोटिव ऑफ अस, ताकि हम आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. यू कैन वॉच दीज लेक्चर्स फॉर फ्री एंड दैट्स व्हाट आई वांट यू टू नो, दैट आप फ्री में देख सकते हैं. इसी वजह से आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि वो भी जो है वीडियो लेक्चर्स देखकर, वीडियो लेक्चर्स अच्छे से समझकर डिफरेंट एग्जामिनेशंस को क्रैक कर सके. एंड दैट्स आवर मोटिव इज, ठीक है, हमको किसी को पीछे नहीं छोड़ना है और इसमें आपको भी हमारी हेल्प करनी है. एंड दैट इज द मेन मोटिव. ऑलराइट, नाउ इफ यू वांट एनी डीबीपी और स्टडी मटेरियल you can definitely access them through the telegram channel. All right, and what you have to do is you have to write the code TTB07 for class 7. all right, and that's all you would need to do. आपको क्या करना है, TTB चैनल, TTB ऐप पे जाना है एक्चुअली. ऑलराइट, वहाँ पे जो सर्च बॉक्स होता है वहाँ पे TTB07 लिखना है. क्लास 7 का हमारा चैनल अपीयर हो जाएगा. join it and you can access the DPPs and study material over there. and you can see this is the awesome team जो कि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही है, आप लोगों के लिए बहुत क्वालिटी एजुकेशन लेकर आ रही है, वो भी सभी के लिए फ्री में. सो इट इज़ अ गुड थिंग. ऑलराइट, एंड हम सब इसके पीछे जो है काम कर रहे हैं. सो दिस इज़ द मेन थिंग वी आर डूइंग हियर. एंड द नेक्स्ट थिंग कि सभी बच्चे प्रॉपरली जो है नॉलेज को अटेन कर सके. सो व्हाट इज़ इट, किस तरीके से कर सकते हैं, ये हम आपको मेथड बताते हैं. ऑलराइट, एंड द मेथड इज़ कि भाई हम लोगों ने क्या किया है आप लोग के लिए, आप लोग को इस वेबसाइट पर जाना है www.talkingtextbooks.in. वहाँ पर आपको दो तरीके के पैकेजेस हर क्लास के अवेलेबल दिखेंगे. ऑलराइट, तो बेसिकली हमारा मोटिव क्या है दो तरीके के पैकेजेस को इन्वॉल्व करने का, वो ये कि एक पैकेज तो फुल पैकेज है और वहाँ पर इस तरीके के बच्चे उनको एनरोल कर सकते हैं जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, या फिर ऐसे बच्चे जो कि उनको लगता है कि उनके प्रिपरेशन में कोई साथ नहीं है, कोई मेंटोर नहीं है. राइट, तो दैट इज़ द थिंग कि अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप एक फुल पैकेज ज्वाइन करते हैं तो पूरा प्रोसेस, पूरा स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज वे में आप एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए जितना नॉलेज आपको चाहिए आप ले सकते हैं. ठीक है, बिना टेंशन लिए, बिना स्ट्रेस लिए. ऑलराइट, एक प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा. ऑलराइट, और डेफिनेटली ये तो सभी को अवेलेबल है. राइट, सो आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो है फुल पैकेज को ज्वाइन करना है. उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा. ठीक है, वो स्टडी मटेरियल स्कूल एग्जामिनेशन और ओलंपियाड लेवल एजुकेशन दोनों के लिए ही है. ऑलराइट, बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करके और यू कैन से कि बहुत ही प्रॉपर वे में उसको अरेंज करके आप लोग के लिए बनाया गया है. सेकेंड थिंग यू विल बी गेटिंग इज दी यू कैन से द होमवर्क सबमिशन फीचर. तो उसमें क्या करेंगे, आप लोग होमवर्क करेंगे और हमको सेंड करेंगे एंड देन वी विल बी चेकिंग दैम. राइट, तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है ताकि आप रोज़ाना होमवर्क करें. राइट, नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, डांट पड़ेगी. ठीक है, द थर्ड थिंग विल बी द रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेज. ये सभी लोगों के लिए है, रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेज अवेलेबल होंगी सभी बच्चों को. ठीक है, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी बच्चा देख सकता है. राइट, नेक्स्ट यू विल बी गेटिंग द बाई वीकली क्विजेज. बाई वीकली क्विज में क्या होगा, आपको हर वीक में 2 टेस्ट देने होंगे. ठीक है, तो 2 क्विजेज आपको देने होंगे. एंड ताकि, क्योंकि अब देखो ये इतना फ्रीक्वेंट है, तो क्या होगा कि आप अगर बार बार टेस्ट दोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ आपको पढ़ना भी चाहिए. तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी इन टेस्ट को देने के पहले आप रिवाइज कर लो, फिर इन टेस्ट को दो ताकि रिवीजन भी हो जाए और आपका टेस्टिंग भी हो जाए. ठीक है, और नेक्स्ट आपको मिलेगा पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स. पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स किस लिए, बिकॉज पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आपको बताएंगे कि फाइनल एग्जामिनेशन किस तरीके का आता है. राइट, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं, हार्ड आते हैं, ईजी आते हैं. दैट्स व्हाट यू विल बी गेटिंग थिंग्स. राइट, तो इन सभी चीज़ों को मिला के जो है हमने एक पैकेज तैयार किया है आप लोग के लिए ताकि आपको एक प्रॉपर थिंग मिल सके. लाइक आप होमवर्क कर रहे हैं, आपका टेस्ट हो रहा है. ठीक है, रेगुलर आप स्टडी कर रहे हैं. ऑलराइट, एंड डेफिनेटली डाउट क्लियरिंग के लिए भी हम लोगों ने प्रॉपर अरेंजमेंट किए हुए हैं. सो यू कैन डेफिनेटली गो टू, कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं. राइट, सो दिस इज द बेसिक थिंग. तो अगर किसी को प्रॉपर गाइडेंस चाहिए देन दे डेफिनेटली ही और शी कैन गो फॉर द फुल पैकेज.
पर ऐसे बच्चे जिन्हें लगता है कि उन्होंने काफ़ी पढ़ा हुआ है, राइट, एंड दे वांट टू टेस्ट देमसेल्व्स, उनको बस ये पता करना है कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं, उनको कितना नॉलेज है, और राइट, अगर ऐसे बच्चे हैं और वो जाना मतलब ये डेफिनेटली तो हमको ज्वाइन कर सकते हैं कैसे, टेस्ट सीरीज़ के थ्रू। टेस्ट सीरीज़ में आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होंगी, आपको रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस अवेलेबल होंगी, आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर से जो हैं अवेलेबल होंगे, एंड आपको बाई वीकली क्विजेस अवेलेबल होंगे। तो आपका पूरा टेस्टिंग का मटीरियल वहाँ पे आपको मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आपको दोनों को एनालाइज करना है, आपको खुद से सोचना है कि you want to go for the full package or do you want to go for the test series package, right? So that you have to decide. If you want to avail a 30% discount, so you can write a code CY live. Alright, if you write this code CY live तो आपको मिल जाएगा कितना, 30% डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। एंड सभी लोग डिस्काउंट तो चाहते ही हैं, तो अगर वो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ यूज़ दिस कोड, ठीक है। आप TTB पे यानी talkingtextbooks.in वेबसाइट से कोई भी पैकेज अगर खरीदते हैं, किसी भी क्लास का अगर खरीदते हैं, यू कैन डेफिनेटली राइट दिस कोड एंड गेट दी 30% डिस्काउंट ऑन एनी पैकेज, राइट। एंड अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी होता है कि भाई ये बेनिफिशियल मेरे लिए होगा कि नहीं होगा, आपको इसके लिए जो है एनरोल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये नंबर है 95919549041111। यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर एंड ऑल योर क्वेरीज विल बी रिजॉल्व, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो डेफिनेटली हम लोगों ने आपके लिए प्रिपेयर किया है, और आई होप आपको ज्वाइन भी करना चाहिए। नाउ अब आपका टाइम है प्रॉमिस लेने का। सो यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू प्रॉमिस योर सेल्फ दैट यू विल बी वॉचिंग द होल लेक्चर, यू विल बी मेकिंग प्रॉपर नोट्स एंड यू विल बी रिवाइजिंग ऑन द डेली बेसिस। रोजाना 15 मिनट्स अ डे आपको रिवाइज करना है, करना है, करना है, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने के लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, थोड़ा सा रिवीजन करवाना चाहती हूँ कि हम लोगों ने लास्ट टाइम में फोर्स ऑफ ग्रेविटी को स्टडी किया था। फोर्स ऑफ ग्रेविटी को स्टडी करने का हमारा मेन मोटिव क्या था कि हम जाने क्या होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मतलब कि धरती माता हम पे जो फोर्स लगाती हैं वही होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जब थिंग इज, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब एक ऑब्जेक्ट बहुत बड़ी हो जाती है, जब उसका मास बहुत बड़ा हो जाता है, राइट, बहुत लार्ज हो जाता है, तो वो क्या करता है, दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, और उसी को क्या बोलेंगे हम, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे, ठीक है। तो यही रीज़न है कि भाई जो भी चीज़ों को तुम ऊपर फेंको वापस लौट कर आती है। सो द रीज़न इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि एक फोर्स हमेशा जो है एक्ट होते रहता है और उसको हमेशा अपनी तरफ खींचते रहता है। सो दिस इज द थिंग अबाउट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फिर मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है, mg, बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी को ही हम दूसरा नाम क्या बोल देते हैं, वेट बोल देते हैं, और उसको हम बोलेंगे mg, दैट इज मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने वाली हूँ। मैंने आपको बोला था कि क्या करना होता है, जी जो जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका चलो ठीक है मैं आपको बता ही दूंगी बाद में, ठीक है। तो अभी हम मेन ये चीज़ देखते हैं कि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ पे है, ठीक है, ये जो फोर्स अर्थ लगाती है, तो हम लोग ये बात जानते हैं कि अर्थ की शेप पूरी तरीके से स्फेरिकल नहीं है, ठीक है। ये काफ़ी जो है रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन है दैट पूरी तरीके से सर्कुलर नहीं, स्फेरिकल नहीं है। सो द रीज़न इज, अगर वो पूरी तरीके से स्फेरिकल नहीं है तो इसका मतलब उसके सरफेस पे, मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर पूरे तरीके से जो है आप बोलेंगे कि वो फोर्स, वो ग्रेविटी का फोर्स जो है पूरे तरीके से सेम नहीं होना चाहिए। अगर शेप डिफर करता है तो कहीं ज़्यादा होना चाहिए, कहीं कम वैल्यू होना चाहिए, राइट। तो ये सच बात है, ऐसा होता भी है, कहीं पर जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी लिटिल बिट कम होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है। सो वो डिपेंड भी करता है। उसी के बारे में हम दो जो है फैक्टर्स देखने वाले हैं। पहला फैक्टर जो कि इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को अफेक्ट करता है, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, थोड़ा वैल्यू चेंज होती है, पहला फैक्टर उसमें क्या होता है, वो होता है द हाइट और डेप्थ फ्रॉम दी अर्थ सरफेस। मतलब अर्थ सरफेस से आप कितना ऊपर जाते जा रहे हैं, ठीक है, तब जो है उस पर आपके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी का वैल्यू थोड़ा चेंज होता जाएगा। और जब आप क्या करें, लेट्स से आप स्विमिंग करते हुए नीचे जा रहे हैं, ठीक है, तो आप अगर नीचे जा रहे हैं तो भी आपके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसमें चेंज होगा,
ठीक है। तो ये एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है आपका, आप कहाँ पे प्रेजेंट हो, इस बात पे आपके ऊपर कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पे प्रेजेंट हो। अगर आप जैसे किसी बहुत ही ऊंचे माउंटेन पे चले गए तो वहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कुछ डिफरेंट होगा। अगर आप जो है सी लेवल पर हैं, ठीक है, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कुछ डिफरेंट होगा। अगर आप से आप डीप सी में चले गए, ठीक है, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट होगा, राइट। तो इट डिपेंड्स ऑन द हाइट कि भाई आप कितना ऊपर हैं, अर्थ की सरफेस से आप कितना ऊपर हैं या फिर कितना नीचे हैं। इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आपके ऊपर लगने वाला जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कितना है, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करें। देखो पहले तो यहाँ पे ना तुम ध्यान से देखो कि ये जैसे ये पॉइंट है, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट से हम लोग ऊपर चले जाए, ठीक है, लेट्स से इतना ऊपर चले गए, कोई एक बहुत बड़ा माउंटेन है और हम उतना ऊपर चले गए, ठीक है, तो जब हम इतने हाइट पर पहुंच गए, मतलब इस हाइट पर जो है जो जी का वैल्यू होगा वो कम होगा, ठीक है, वो कम होगा। ऑलराइट, ये मैं आपको बताती हूँ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है उसका वैल्यू कम हो जाएगा। अब ये चीज़ तो डेफिनेट से हमको पता है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है उसको वेट से बताते हैं और उसका फॉर्मूला होता है mg। अब ये मास जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो g है, ये जो g है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये डिपेंड करेगा हाइट पे, और इसी की वजह से ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है w वो भी चेंज होगा, ठीक है। तो बेसिकली कौन चेंज हो रहा है, g चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आप देखो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं सरफेस से, वैसे वैसे क्या होगा, जी का वैल्यू कम होता जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जैसे जैसे हम धरती के अंदर चल जा रहे हैं, ठीक है, लेट्स से हम स्विमिंग करके जो है सी के थ्रू अंदर जा रहे हैं, तो जैसे हम अंदर जा रहे हैं धरती के अंदर, तो उसमें भी क्या होगा, जी का वैल्यू धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और सेंटर ऑफ द अर्थ पे, मतलब बिल्कुल सेंटर ऑफ द अर्थ पे, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर ऑफ द अर्थ पे क्या होगा, जी का वैल्यू वुड बी 0, ठीक है। जी का वैल्यू एट दी सेंटर ऑफ द अर्थ होता है 0। तो मतलब अगर आप गलती से कभी भी किसी भी वे में अगर इमेजिन करो कि तुम कहाँ चले गए, सेंटर ऑफ द अर्थ पे चले गए, वैसे तो तुम जा नहीं सकते अभी, पर इमेजिन योरसेल्फ, अगर तुम चले जाते हो तो वहाँ पर क्या होगा, आपके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, आप फ्लोट करने लग जाओगे, ठीक है। तो आप वहाँ खड़े भी नहीं हो पाओगे, राइट। अगर कोई चीज़ आप फेंकोगे तो वो ऊपर नहीं जाएगी, नीचे नहीं जाएगी, वो फ्लोट होने लग जाएगी। सो बेसिकली मेरा कहने का जो मोटिव है वो ये है कि सेंटर ऑफ द अर्थ पे क्या होगा, ये जी का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा, और इसी वजह से धरती का फोर्स जो लगने वाला है वो भी 0 हो जाएगा और आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आके आप स्पेस में आ गए हो। ऑलराइट, तो द थिंग इज कि मैं जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि जी का वैल्यू यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ये फैक्टर चेंज होता है, ठीक है, इसकी वजह से ही ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी चेंज होता है, राइट। अब ये कैसे चेंज हो रहा है, जैसे अगर आप धरती के जो सरफेस है, सरफेस ऑफ द अर्थ है, अगर आप ऊपर जाएंगे तो वो कम होता जाएगा, आप नीचे जाएंगे तो वो कम होता जाएगा, एट द सेंटर ऑफ अर्थ वो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको जो है बताना चाहती हूँ। देखेंगे the force of gravity on an object is constant at a given place on the surface of the earth, but it decreases with increasing height above the surface of the earth as well as at the depth below the surface of the earth. So basically जैसे आप यहाँ पर हैं, ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऊपर G 9.8 लगेगा, मैंने आपको वैल्यू बताया था, ठीक है। अगर आप यहाँ पर हैं तो यहाँ पर भी आपके ऊपर G जो है 9.8 लगेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर हैं तो यहाँ पर भी जी आपको 9.8 लगेगा, अगर आप यहाँ पर हैं तो यहाँ पर भी जी बराबर 9.8 आपके ऊपर लगने वाला है, ठीक है, ये 8 है, लगने वाला है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या देखना है आपको, जी का वैल्यू जो कि पूरे सरफेस ऑफ द अर्थ, आप इस सरफेस पे कहीं पर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको सरफेस पर होना है। तो इस दौरान पूरे जितने भी मतलब आप इन पूरी प्लेसेस पर, इस पूरे सरफेस पे आप जहाँ जहाँ भी होंगे ना, जहाँ कहीं भी आपके ऊपर 9.88 कांस्टेंट फोर्स लगने वाला है, ठीक है। लेकिन चेंज कैसे होगा, आपके ऊपर कांस्टेंट तब लगेगा जब आप सरफेस ऑफ द अर्थ पे होंगे, ठीक है। आप यहाँ पर भी सरफेस ऑफ द अर्थ पे हैं, आप यहाँ पर भी सरफेस ऑफ द अर्थ पे हैं, आप यहाँ पर भी सरफेस ऑफ द अर्थ पे हैं। इस तरह करते करते अगर आप इस पूरे अर्थ के अगर सरफेस पे होते हैं तो आपके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगने वाला है, ठीक है, जिसका वैल्यू जो है डिसाइड होगा, जी का वैल्यू 9.8 और आपका मास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा।
लगेगा, ठीक है। लेकिन चेंज कब होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कब, जब आप इस सरफेस से ऊपर जाएंगे या फिर आप इस सरफेस से नीचे जाएंगे, इस सरफेस से ऊपर जाएंगे या फिर इस सरफेस से नीचे जाएंगे, इस सरफेस से ऊपर जाएंगे या फिर इस सरफेस से नीचे जाएंगे। सो इस पूरे टाइम में अगर आप धरती की सरफेस को छोड़ते हो, धरती की सरफेस से ऊपर जाते हो, धरती की सरफेस से नीचे जाते हो, तभी आपके ऊपर जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी चेंज होगा। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल अर्थ की जो सरफेस है ना उसके ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है, अगर आपको अपने ऊपर जो लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसको कम करना है तो, ठीक है। ये चीज़ आपको बिल्कुल समझनी चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल लो कि भाई जैसे मुंबई जो है, हमारा जो मुंबई है वो सी लेवल पे है, ठीक है। तो आपके ऊपर जब आप मुंबई में जाएंगे तो आपके ऊपर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट होगा, वैसे तो अभी भी हो रहा है, ठीक है। तो आपके ऊपर जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट होगा वो सी लेवल का है, मतलब वो सी लेवल का मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ, और वहाँ पे 9.8 आपके ऊपर लगने वाला है फोर्स, तो कांस्टेंट फोर्स होगा, राइट। कांस्टेंट मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू जो चेंज नहीं हो रही है, सी लेवल पे चेंज नहीं होती है। अगर आप जैसे माउंटेन पे चले जाओ, जैसे लेट्स से आप हिमालय पे चढ़ जाओ, तो आप सी लेवल से बहुत ऊपर चले जाओगे, और इसी की वजह से तब आपके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा, हिमालय के ऊपर जाने पर जब आपके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा वो डिफरेंट होगा, जो कि आप नॉर्मली सी लेवल पे जो आपके ऊपर लग रहा था उससे, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप किसी सी लेवल पे से किसी हाइट पर जाओगे, सी लेवल से किसी बिलो द किसी ऐसे प्लेस पे चल जाओगे जो बहुत नीचे है सी लेवल के, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपके ऊपर फोर्स लगेगा और वो भी चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपके ऊपर। इसी तरीके से जो रॉकेट्स होते हैं, वो रॉकेट्स क्या करते हैं, जो रॉकेट सैटेलाइट लेकर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, धरती, पहले तो धरती की सरफेस पे होते हैं, राइट, फिर बहुत सारी गैसेस उनमें से इजेक्ट होती है, और उसकी वजह से वो क्या करता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को अपोज करके ऊपर उठने की कोशिश करता है। अब वो जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा है वैसे वैसे उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत 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 कम होता जा रहा है, और जैसे ही वो अर्थ के बाहर गया वैसे ही उसके ऊपर जीरो, ठीक है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वुड नॉट वर्क ऑन दैट, ठीक है। वो ऑर्बिट में होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर हल्का एक जो है अट्रैक्शन के थ्रू जो है वहां लगेगा, तो वो उसके चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ रोटेट करने लग जाएगा। सो द बेसिक थिंग इज कि भाई जैसे जैसे तुम धरती के सरफेस से यानी सरफेस ऑफ द अर्थ यानी कि सी लेवल से ऊपर जाते जाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, आपके ऊपर लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होता जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल थोड़ा और ऊपर आप चले जाओगे, ज़्यादा ही ऊपर चले जाओगे तो जीरो भी हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड फैक्टर जो काम करता है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को चेंज करने में की हिम्मत रखता है, वो कौन है, शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो शेप ऑफ द अर्थ का क्या मतलब कि भाई ये जो आप बोल सकते हो कि जो शेप है अर्थ की वो स्फेयर नहीं है, पहली बात, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने इसको थोड़ा प्रूव भी किया हुआ है, एक्सपेरिमेंट्स भी किए हुए हैं इसके ऊपर। सो बेसिकली यहाँ पे एक पूरी गोल बॉल आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो द शेप इज व्हाट इज द शेप, क्या होगा फिर उसका, कि ये जो पोल्स होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पे हल्का सा जो है एक यू कैन से कि ये कम है, ठीक है। तो वी कैन से थोड़ा सा फ्लैटेंड है जब हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करते हैं, तो हल्का सा क्या है, ये इस शेप में है कि आपने यहाँ से जो है इसको थोड़ा सा दबा दिया, तो उस शेप में है ये हमारी अर्थ, ठीक है। तो अब आप डेफिनेटली समझ जाओगे, अगर ऐसा पॉसिबल है, अगर ऐसा होता है कि भाई नॉर्थ पोल और साउथ पोल थोड़ा सा कम है, थोड़ा फ्लैटेंड है, तो हम लोग ये बात जानेंगे कि फिर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ से लेके इक्वेटर तक का जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है, दिस इज ग्रेटर, ठीक है, और दिस इज लेस। डेफिनेट सी बात है, अगर ऐसा है तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, देखो तुम खुद से देखो कि अगर ये हल्का सा फ्लैटेंड हो जाता है तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल सेंटर से के पास थोड़ा आ जाएंगे, है ना, और इसी तरीके से जो इक्वेटर है, ये वाले जो इक्वेटर है ये थोड़े से दूर चले जाएंगे। सो द बेस वो क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा, और फिर क्या होगा कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल इक्वेटर्स के मुकाबले सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ अर्थ के थोड़ा सा पास आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, पास आ गए, राइट। तो उसका जो पॉइंट होना चाहिए था एक्चुअल में, जहाँ पे कांस्टेंट हम लोगों के ऊपर फोर्स लगना चाहिए था, वो तो पास आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्स हमें ज़्यादा लगेगा। इसी वजह से जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है वहाँ पर हम पर ग्रेविटी का फोर्स ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से थोड़ा सा पास है, ठीक है, ज़्यादा पास नहीं है। ऐसा मत सोचो कि तुमको बिल्कुल ही ज़्यादा पास में मिल जाएगा,
ठीक है, देखो द शेप ऑफ अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल बीइंग स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, हल्का सा फ्लैटेंड है, ठीक है, जस्ट लाइक हमने क्या किया, पोल से उसको दबा दिया, ठीक है। तो इसके चक्कर में क्या हुआ कि भाई ये जो नॉर्थ पोल है, ये जो साउथ पोल है, ये क्या हुए, हल्के से इस पॉइंट के यानी सेंटर ऑफ द अर्थ के पास आ गए। पास आने के चक्कर में क्या हुआ, जो फोर्स है, इनके ऊपर लगने वाला फोर्स है वो ज़्यादा हो गया, ठीक है, बिकॉज नहीं पे यहाँ पे जहाँ होना चाहिए था, एक्चुअली में जो होना चाहिए था वो वहाँ पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो फ्लैटेंड हो गया है, ठीक है, कम डिस्टेंस हो गया है, दिस डिस्टेंस इज लेस देन द इक्वेटर का डिस्टेंस। देखो सिंस द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ देन द इक्वेटर, इक्वेटर कहाँ पे होता है, यहाँ और यहाँ, ठीक है, ये है इक्वेटर, दिस वुड बी कॉल्ड एज द इक्वेटर। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर, इक्वेटर क्योंकि दूर पड़ गए हैं इन कंपैरिजन टू दी साउथ एंड दी नॉर्थ पोल, तो क्या होगा, इक्वेटर पे लगने वाला जो फोर्स है वो ज़्यादा कम होगा देन दी साउथ पोल और दी नॉर्थ पोल, तो इन दोनों पे ज़्यादा फोर्स लगेगा अगर कोई बॉडी वहाँ प्रेजेंट होती है, जाती है तो, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो डेफिनेटली अफेक्ट करती है किसको, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को अफेक्ट करती है। सो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि दो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी को अफेक्ट करती है, वैसे इतना अफेक्ट नहीं करती कि हमको फील भी हो जाए, बट करती हैं, अगर आप वेइंग मशीन लेकर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो बेसिक हम लोगों को यही मेन चीज़ ध्यान में रखना है, दो फैक्टर्स होते हैं, पहला आप कहाँ पे हैं, आपका पोजीशन, सेकंड अगर आप नॉर्थ पोल पे हैं तो ज़्यादा फोर्स लगने वाला है, साउथ पोल पे हैं तो ज़्यादा फोर्स लगने वाला है, इक्वेटर पे हैं अगर तो कम फोर्स लगने वाला है, राइट। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि शेप पे डिपेंड करता है, शेप ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है, दूसरा हाइट और डेप्थ पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हो या फिर बॉडी कहाँ पर है, ठीक है। सो दीज आर द टू शेप्स विच आर द फैक्टर्स यू कैन से जो कि अर्थ फोर्स ऑफ ग्रेविटी को इन्फ्लुएंस करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का भी कोई एप्लीकेशन हो सकता है, ये चीज़ यस बिल्कुल, हम लोग जनरली उसको यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं वो आप देखिए अपना पेंडुलम क्लॉक, वहाँ पर जो है हम लोग यूज़ करते हैं। सो बेसिकली आपने कभी पेंडुलम देखा है, मैंने आपको लास्ट क्लास में लास्ट चैप्टर में एक्चुअली बताया था पेंडुलम क्या होता है। पेंडुलम में हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट थ्रेड होता है, उसमें नीचे छोटा सा बॉब होता है, स्फेरिकल मेटल का बॉब होता है, ठीक है, एक स्फेरिकल बॉल होता है जो कि उसे कनेक्टेड होती है, राइट। तो अगर हम उसको रेस्ट पे लेके रखेंगे, ठीक है, लेट्स से हमने उसको पकड़ा और वो बिल्कुल रेस्ट पर है, जब वो बिल्कुल रेस्ट पर होता है तो आपको कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल वर्टिकल स्ट्रेट दिखाई देगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, उस बॉल को हमने हल्का सा धक्का मारा तो वो इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा और धीरे 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 करके बिल्कुल स्ट्रेट में पोजीशन में वापस आ जाएगा। सो वी कैन से कि ये जो वर्टिकल पोजीशन है ये बिल्कुल ही ज़्यादा नॉर्मल है, और ये उसका रेस्ट पोजीशन है, हम ऐसा बोल सकते हैं, राइट। उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन में, उसको उसी पोजीशन में रहना अच्छा लगता है, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो द थिंग इज कि वो हमेशा आपको वर्टिकल जो है उसमें पोजीशन में मिलेगा। वर्टिकल पोजीशन में क्यों, बिकॉज दैट इज दी यू कैन से द फोर्स ऑफ ग्रेविटी का डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करती है, राइट। तो यहाँ पे जो आपको वर्टिकल पोजीशन मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर एक्ट नहीं होती तो वो स्ट्रेट वर्टिकल पोजीशन नहीं मिलती पेंडुलम को। सो बेसिकली वो कहाँ पे जो जिस तरीके से वो वर्टिकल पोजीशन में है वो रीज़न यही है कि उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क कर रहा है और ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दैट्स व्हाई इट इज़ इन दैट पोजीशन, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी है। द सिंपल पेंडुलम विल ऑलवेज हैंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स बिकॉज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एट ईच पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कहीं पर भी अगर आप हो, धरती पे किसी भी सरफेस पे अगर आप हो, राइट, किसी भी यू कैन से किसी भी पॉइंट पे हो धरती के सरफेस का, राइट, तो उस हर एक पॉइंट पे ये जो पेंडुलम है ये वर्टिकल ही रहेगा जब ये रेस्ट में होगा, ठीक है। जब ये मूव करेगा तो ऐसे मूव करता रहेगा, करते रहेगा, राइट। बट ये जब रेस्ट में होगा तो ये हमेशा आपको वर्टिकल डायरेक्शन बताएगा, दैट इज द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी का डायरेक्शन, राइट। तो आपको इससे पता चल रहा है, उसका एक एप्लीकेशन मिल गया है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी का डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड क्यों होता है और इसी की वजह से जो पेंडुलम है वो भी जो है आपको हमेशा वर्टिकल स्ट्रेट मिलेगा इन दी रेस्ट पोजीशन, ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन आई वांट टू टेल यू इज जो कि हम लोग यूज़ करते हैं वो है ये प्लम।
लाइन जो होता है। अब देखो जैसे हमारा घर जो है कंस्ट्रक्ट होता है जब, तो फिर वहाँ पे क्या होते हैं, जो भी मैसन्स होते हैं, यानी कि जो दीवार बना रहे होते हैं लोग, जो लोग, उनको हम मैसन्स बोलते हैं। सो द बेसिक थिंग इज़ कि मैसन्स क्या करते हैं, एक बहुत लंबा थ्रेड लेते हैं, ठीक है, बहुत लंबा थ्रेड लेते हैं और उसके नीचे कोई स्टोन वगैरह जो है उसको टाई कर देते हैं, जस्ट लाइक इन दी सिंपल पेंडुलम। बस उसमें ना उनको स्फेरिकल का ज़रूरत नहीं होता, किसी भी तरीके का वो पत्थर बांध देते हैं, राइट। तो बेसिकली वहाँ पर वो क्या कर रहे होते हैं, वो उसको हैंग करके रखते हैं, राइट। तो इस तरीके से कि भाई वो जो दीवार बना रहे हैं वो दीवार कहीं टेढ़ी ना हो जाए, लाइक सीधे 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 बनने की जगह पे वो कहीं इस तरीके की ना बन जाए। सो बेसिकली वो क्या करने की कोशिश करते हैं कि उनकी दीवार बिल्कुल स्ट्रेट रहे, और ये स्ट्रेट जो थिंग है वो कौन उनको प्रोवाइड करेगा, ये प्रोवाइड करेगा, राइट। दिस इज व्हाट द प्लम्ब लाइन। और वो क्या करते हैं, जैसे उनको नापना होता है ना कि भाई कितना स्ट्रेट है कितना नहीं, तो वो क्या करते हैं, उसको हैंग कर देते हैं। अब उनको ये बात पता है कि अगर हमने हैंग कर दिया इस तरीके से, कोई भी थ्रेड पे वेट बांध के हैंग कर दिया, तो वो हमेशा हमको वर्टिकली देगा, राइट। अब देखो तुम यहाँ पे इंच टेप से अगर ऐसा नापने की कोशिश करो, राइट, इंच टेप से अगर तुम देखने की कोशिश करो तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। क्यों? इंच टेप में क्या होगा कि भाई ऊपर से पकड़ने वाला इंसान, नीचे से पकड़ने वाला इंसान इंच टेप को वो टेढ़ा पकड़ सकता है, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी वो टेढ़ा जो है पकड़ सकता है, राइट। अगर तुम बोलोगे स्केल क्यों नहीं यूज़ कर लेते, तो स्केल यूज़ करने के लिए भी क्या होगा, इतना बड़ा स्केल कौन लेकर आएगा भाई, तुमको जैसा चाहिए उसको कौन लेके आएगा, कैसे रखेंगे, स्केल बीच में टूट भी सकता है, राइट। सो बेसिकली ये थ्रेड वाला सिस्टम बहुत इजी है, रख रखाव में भी बहुत अच्छा है। सो इसमें क्या होएगा, बस उनको क्या करना पड़ेगा, उनको लटकाना पड़ेगा। थ्रेड हमेशा जब वो रेस्ट पोजीशन में होगा तो हमेशा वर्टिकल होगा। अब फिर उन्हें पता चल जाएगा दैट ये जो दीवार बन रही है वो वर्टिकल है या फिर हल्की सी टेढ़ी हो गई है या फिर उनको सही करने की ज़रूरत है। तो इससे वो क्या होगा, एज एन एप्लीकेशन वो यूज़ कर रहे हैं किसको, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को, ठीक है। वो उसको यूज़ करके जो है अपनी दीवार सीधी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स व्हाट they do, right? You can see here the principle of force of gravity is also applied in the plumb line that masons use. The plumb line, ठीक है, consist of a string to which a small heavy object like a stone is suspended, just like in the simple pendulum. Masons use the plumb line to ensure that the walls they are building are vertical, just to make them vertical, because definite सी बात है वो ऐसा हो सकता है कि वो जाते 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 जो है टेढ़ी हो जाए, हल्की, ज़्यादा नहीं हो सकती बट हल्की तो हो ही सकती है, राइट। तो इस जो है ये वर्टिकलनेस करने के लिए, बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल दीवार बनाने के लिए मेसन जो है वो इस तरीके से प्लम्ब लाइन को यूज़ करते हैं। उनको पता नहीं ये बात उनको कि भाई वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का एप्लीकेशन जो है देख रहे हैं या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी को यूज़ कर रहे हैं अपनी दीवार सीधी बनाने के लिए, वर्टिकल बनाने के लिए। हो सकता है ये बात उनको ना पता हो, लेकिन अब तुमको पता है कि वो ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, और आगे देखने के लिए जो है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने आपको इतना बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी 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 इतना बोला, राइट। अब ये क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखो जब कभी कोई भी पत्थर गिरता है, ठीक है, जैसे ये मैंने पकड़ के रखा है, इट्स इन दी रेस्ट पोजिशन, लाइक ये एग्जाम्पल मैं कई जगह यूज़ कर चुकी हूँ। तो ये जो मैंने पकड़ के रखा है इट इज़ एट रेस्ट, कि मूव नहीं कर रहा है। लेकिन जब मैं इसे छोड़ देती हूँ, ठीक है, तो वैसे मैं नहीं छोड़ूंगी, पर तुम रबर के साथ ऐसा ट्राई कर सकते हो, रबर को कोई नुकसान नहीं होगा। तो क्या होगा, तुम जब उसको छोड़ोगे ना वो मूव करने लगेगा, ठीक है। अब रेस्ट पोजीशन पे था कोई ऑब्जेक्ट, मूव वो करने लग गया है, जैसे ही आपने छोड़ा वो मूव करने लग गया है, और वो भी बहुत तेज स्पीड में, धीरे धीरे। डेफिनेट सी बात है यार, तुमने पकड़ के रखा तो 0 स्पीड था, जब वो नीचे मूव कर रहा था तो वो किसी वेलोसिटी से मूव करेगा, कोई ना कोई उसका स्पीड वेलोसिटी होगा ही होगा, राइट। सो बेसिकली अगर उसका जो स्पीड है, वेलोसिटी अगर वो बढ़ रहा है, 0 से कोई वैल्यू तक आ गया है, तो मतलब इंक्रीज हो रहा है ना। और हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था, हमने ये बात पढ़ी थी कि जब कभी भी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है, तो इसका मतलब वहाँ पे एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। बिल्कुल सही बात है, जो कि क्या करता है, एक्सेलरेशन का मतलब ही यही है कि तुम्हारा जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द, यू कैन से, एक्सेलरेशन, राइट। तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है तो मतलब वहाँ पे, सॉरी एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और वही क्या कर रहा है, स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब कि जितनी भी चीज़ें नीचे गिर रही हैं उन सभी के ऊपर एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन लग रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट के साथ यही होता है, जो भी चीज़ नीचे गिरती है पहले तो रेस्ट में होती है, जब वो नहीं गिरती है, लेकिन जब वो गिर रही होती है तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है, राइट। एंड यही चीज़ जो है हमें पता होनी चाहिए कि भाई तब
रीज़न क्या है, वेलोसिटी के इंक्रीज होने का रीज़न क्या है, एसेलरेशन, राइट। सो बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे कि वहाँ पे कोई ना कोई एसेलरेशन होना ही चाहिए, एंड दैट एसेलरेशन कौन प्रोवाइड करता है, धरती माता का फोर्स, वो फोर्स प्रोवाइड करता है वो एसेलरेशन। और इसी के लिए क्यों ये एसेलरेशन किसकी वजह से आया, धरती की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, दैट्स व्हाई वी से दिस एज द एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये जो एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका बस एक ही काम होता है कि गिरती हुई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज कर देना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट गिर रही होती है उसका वेलोसिटी जो है इंक्रीज कर देते हैं, एंड दैट्स हाउ यहाँ पर एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ जाता है, राइट। इसी वजह से गिरती हुई ऑब्जेक्ट के लिए हम जी का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि हमेशा वो वेलोसिटी इंक्रीज कर देता है, ठीक है। सो देखेंगे यहाँ पे हम लोग ये बात डेफिनेटली पूरा तरीके समझ चुके हैं। अब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कितना होता है, ये देखो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये तो किस कब की बात है, इसे धरती की बात है, जहाँ पे मतलब नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ में जो जी का वैल्यू है वो 9.8 लगता है। तो हम लोग जो भी कैलकुलेशन करेंगे ना कि भाई किसी बिल्डिंग से पत्थर जो है उसको ड्रॉप कर दिया गया, या फिर तुमने पत्थर ऊपर फेंक दिया, तो तुम वहाँ पे जी का वैल्यू क्या यूज़ करोगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये एसेलरेशन है, ऑलराइट। अब इस एसेलरेशन का मतलब भाई क्या हुआ, जैसे हमने आप बोलोगे कि क्या होता है इस एसेलरेशन का मतलब, तो आप ये बोल सकते हो, ये जो एसेलरेशन है उसका आप लोग बोल सकते हो कि एक मास 1 kg मास पे जो फोर्स लगता है, ठीक है, धरती माता जितना फोर्स 1 kg मास पे लगाती है उसको नीचे खींचने के लिए, राइट, वो फोर्स ही क्या होता है, ये एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है। तो ये जो है उसका वैल्यू वुड बी इक्वल टू दैट फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेनली यही देखना है कि एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का काम यही है, गिरती हुई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ा देना और ऊपर जाती हुई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कम कर देना। क्योंकि ऐसा तो देखा होगा ना आपने, जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, ऊपर जाती है, फिर वो उसका स्पीड कम होने लगता है, फिर वो स्टॉप हो जाती है एक बार के लिए और वो वापस से नीचे आ जाती है, राइट। तो क्या हुआ, जब वो ऊपर जा रही थी, जब उसका जर्नी ऊपर की तरफ था, तो क्या हो रहा था, हमने तो कोई वेलोसिटी उसको दिया, ठीक है, हमने उसको किसी वेलोसिटी से ऊपर फेंका, अब वो ऊपर जा रही है, धीरे धीरे उसका वेलोसिटी कम हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, जीरो हो जाता है उसका वेलोसिटी, रियली मतलब हमने कोई वैल्यू उसको दिया और उसका वेलोसिटी जीरो हो गया, तो मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज हुआ। वेलोसिटी डिक्रीज करने में कौन काम करता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब जब कभी भी कोई भी बॉडी को ऊपर फेंका जाता है, तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो वहाँ पे एक नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। और क्योंकि ये धरती माता जी जो है ये एक्सेलरेशन लगा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव का जी, ठीक है। तो तब हम क्या वैल्यू, किसी भी ऊपर जाते हुए बॉडी के लिए हम जी का वैल्यू क्या लेंगे, माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी भी बॉडी के लिए जो नीचे आ रही है उस टाइम पर पॉजिटिव 9.8 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमको जो है वैल्यू लेनी है, ठीक है। अब आप देखेंगे द एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी caused by the force of gravity is known as acceleration due to gravity, ठीक है। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब ये हुआ कि उस बॉडी के ऊपर जो है सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, उसके अलावा कोई फोर्स अगर नहीं लगता है तो हम उसे बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अपने आप से गिर रही है, वो बिल्कुल अच्छे से वो गिर रही है, उसको हम बोल देंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडी, और उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा होता है, दैट इज ग्रेविटी, ठीक है। अब देखते हैं, the acceleration due to gravity is equal in magnitude to the force of gravity in Newton acting on a body of mass 1 kg, ठीक है। तो अगर 1 kg मास नीचे गिर रहा है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे, वो वैल्यू इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। अब हम क्या करते हैं, एक ना देखते हैं फोर्स ऑफ मतलब जो ग्रेविटी और यूनिवर्स का क्या रिलेशन है, हम लोग ये देखते हैं। वैसे तो आप सबको पता है कि हमारी जो धरती माता है वो क्या करती है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व होती है। सो अगर ऐसा होता कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होता, ठीक है, अगर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होता तो फिर क्या होता, ये सन नहीं एग्जिस्ट करता, बिकॉज सन को होल्ड अप करने के लिए, मतलब इतनी सारी हॉट गैसेस को एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए भी क्या यूज हो रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये जो अर्थ है जो चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, रिवॉल्व करने का ओनली रीजन इज व्हाट, ग्रेविटी, ऑलराइट। सो बेसिकली ग्रेविटी इज बिहाइंड दी ऑर्बिट्स, कि भाई कोई भी प्लैनेट किसी सन का या फिर किसी स्टार का चक्कर लगा रहा है और उसका जो रिवॉल्व कर रहा है,
बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। कोई भी प्लैनेट, कोई भी स्टार अगर एग्जिस्ट कर रहा है कि भाई बहुत सारी हॉट गैसेस एक जगह पर इकट्ठी हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, राइट। तो बेसिकली ग्रेविटी की वजह से ही ये यूनिवर्स वगैरह जो है एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, राइट। तो हमको यहाँ पे क्या देखना है कि इतनी सारी चीज़ें जो ग्रेविटी होल्ड अप कर रही है, एक तरीके से पकड़ के रख रही है कि दूर दूर नहीं जाएं, सारे मॉलिक्यूल्स पास रहें, सारी गैसेस पास रहें, राइट। अर्थ जो है रिवॉल्व करती रहे, तो ये होल्ड अप करना हुआ एक तरीके से कि वो दूर नहीं जाने दे रही है, उनको बार बार जो है रिवॉल्व करवा रही है या फिर एक जगह पे इकट्ठा करके रख रही है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी काफ़ी यूजफुल है, ठीक है, हम लोग को एग्जिस्टेंस देने के लिए तो कम से कम। ऑलराइट, सो लेट्स डू अ क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग अभी एक क्वेश्चन करते हैं और जो है देखते हैं कि क्या आप ये क्वेश्चन कर पाते हो या नहीं। सो डू इट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा पाए तो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मेनली ध्यान से देखना है क्वेश्चन, कैसे अभी पता चल जाएगा आपको। देखेंगे एक स्टोन को क्या किया गया, ऊपर की तरफ फेंका गया, ठीक है। अब क्योंकि जब कभी भी किसी भी स्टोन को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या होता है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी हम उसको देते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी हम उसको देते हैं। तो दैट वुड बी कि भाई इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, लेट इट से यू है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। मान लिया है हमने कि लेट इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू यू, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू यू, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया है। अब देखो तुम एक बात ध्यान से सुनो, जब कभी भी कोई भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो हमने तो कोई वेलोसिटी दे दी, ठीक है, हमने तो कोई वेलोसिटी दे दी, तो अब ये ऊपर जा रहा है, स्टॉप हो जाएगा। तो मतलब फाइनल पॉइंट पे देखो रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट, अब जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तब उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो जब ये मान लो कि भाई ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट HPAM, ठीक है, हैरी पॉटर नहीं है, हाईएस्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा, यहाँ पर क्या होगा, इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। अब क्या पूछा गया क्वेश्चन में, और तो कुछ नहीं बोला है, बस ऊपर फेंकने का बोला है, तो वापस आने की जर्नी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग सिर्फ ऊपर जाने की ही जर्नी को है देखेंगे। तो यहाँ से फेंका, यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। अब क्योंकि ऊपर पहुँचा और हमको ये बात पता है कि यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन काम करता है जब कभी भी कोई भी बॉडी ऊपर जाती है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो क्या होगा, नेगेटिव का g होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, नेगेटिव का g, क्यों, क्योंकि जब वो ऊपर जा रही है तो उसके कुछ वेलोसिटी से उसका धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो गया, 0 हो गया, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज होने के केस में क्या हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसीलिए माइनस का g, ठीक है। अब देखो मैंने तुम्हें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया था और मैंने तुम्हें एक इक्वेशन भी बताई थी, और वो इक्वेशन क्या कह रही थी, वो इक्वेशन कुछ ऐसी थी, अगर तुम्हें याद हो तो, अगर किसी ने रिवीजन किया हो ना तो उसको याद आएगी कि वो इक्वेशन ऐसी थी, ठीक है। तो जो v है फाइनल वेलोसिटी, देखो ऊपर जाने के बाद क्या हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो रही है, तो ये हो गया है 0। इनिशियल वेलोसिटी पता करते हैं, ठीक है। a एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, माइनस का g, यानी माइनस का 9.8, तो ये है माइनस का 9.8, ठीक है, मल्टीप्लाई टाइम अपन को कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, तो अपन डायरेक्टली इसको 10 लिख देंगे, ठीक है। तो देखेंगे 0 बराबर u का -98, क्योंकि 9.8 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इट वुड बी 98, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इस माइनस के 98 को उधर लेके चल जाते हैं, तो जो 98 मीटर पर सेकेंड जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी आई वो कुछ इस तरीके से आई कि हमने क्या किया, 98 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है, बॉल ही है, स्टोन है, ठीक है, तो स्टोन को ऊपर फेंका, 98 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से स्टोन को ऊपर फेंका। ऊपर फेंकने के बाद हाईएस्ट पॉइंट पे वो रुक गएगा, ठीक है, रुकेगा वो मोमेंटरी रेस्ट, बहुत ही कम टाइम के लिए कि तुमको पता भी नहीं चले, ठीक है। तो वैसे थोड़ा बहुत तो पता चल जाता है, कि वो मोमेंटरी रेस्ट पर जाएगा, राइट, एंड उसके बाद उस पॉइंट पर
वेलोसिटी जीरो है और हम सिर्फ यहीं तक की बात कर रहे हैं, वापस आने की हम बात ही नहीं करें क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वो इंक्लूड ही नहीं है, तो हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे ही नहीं, क्वेश्चन जितना पूछता है हम उतना ही आंसर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोलेंगे, हमको बोला है इनिशियल वेलोसिटी क्या है और फाइनल वेलोसिटी क्या है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो। फाइनल वेलोसिटी जीरो बिकॉज ऊपर जाते ही मोमेंटरी रेस्ट पर आएगी, मोमेंटरी रेस्ट मतलब वेलोसिटी जीरो, सो इट वुड बी एट जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जो होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी जो कि हमने कैलकुलेट किया है 98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है आ रहा है। ऑलराइट, सो ऑल यू नीड टू डू इज टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड ऑल यू नीड टू डू इज टू कॉपी द सोल्यूशन। तो आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और जिस भी बच्चे का ये आया होगा 9.8, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। जिस भी बच्चे का नहीं आया होगा तो भाई मेहनत करो, वापस से जो है रिवाइज करना शुरू करो। जो रिविजन नहीं करेगा उसको तो नहीं आएगा, सच्ची बात है ये तो। ठीक है, तो अब हम चढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने के लिए देखो कैसे आ रहा है ये, देखो मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम मतलब वैसे तो हम लोग सभी मेजर करना जानते हैं, फटाफट से वॉच देखो, पता कर लो कि भाई इतना सेकेंड, इतना मिनट, इतना जो आर है वो सब हो रहा है, राइट। पहले के ज़माने में, एंशिएंट टाइम में, जब ये सब वॉचेस नहीं होती थी, तब वो लोग क्या करते थे, नेचर को जो है फॉलो करते थे। तो फिर उनको पता चलता था कि भाई जब सूरज उगता है और अगले दिन जब सूरज उगता है, तो इस पूरे टाइम इंटरवल को उन्होंने क्या नाम दिया, वन डे। मतलब सनराइज से, एक सनराइज से नेक्स्ट सनराइज तक का जो नाम उन्होंने दिया, दैट वाज द डे। तो उनको पता चलता था अगला दिन कब हुआ, जब अगली बार सूरज उगेगा, फिर अगली बार सूरज उगेगा तो वो नेक्स्ट दिन हो गया, फिर अगली बार सूरज उगेगा तो वो नेक्स्ट दिन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से वो पता करते थे कि कोई दिन हो गया है, नहीं हुआ है, लाइक दैट, ठीक है। फिर वो पता करते थे मंथ के बारे में। मंथ कैसे करते थे, वो पता करते थे फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट, ठीक है, एक बिल्कुल न्यू मून से नेक्स्ट मून तक, बिकॉज हमको पता है न्यू मून के बाद क्या आता है, फिर वो आता है जिस दिन मून नहीं होता है, अमावस्या वाला टाइम आता है, लाइक पूर्णिमा से अमावस्या, फुल मून और न्यू मून होता है, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यू मून आएगा तो इट वुड बी कंसीडर्ड एज अ मंथ, ठीक है। तो उनको फिर ये पता चला मून को ऑब्जर्व करने से, दे कैन डेफिनेटली नोट आउट कि भाई मंथ कंप्लीट हो गया है, राइट। वो सीजन्स पे भी मतलब जो भी सीजन्स होते थे उन पे भी ऑब्जर्व करते थे, तो भाई गर्मी आ रही है, ठीक है, कितने टाइम बाद गर्मी आ रही है, इतने महीनों बाद गर्मी आ रही है, राइट। तो दैट इज द थिंग कि वो ऑब्जर्व करते थे, और यही नेचर का जो मेन पैटर्न अगर कोई ऑब्जर्व करता है तो दे कैन गेट मेनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट। फिर वो ईयर को देखो, ईयर तो देख नहीं पाएंगे क्योंकि उनको क्या पता कि भाई कब अर्थ ने जो है स्टार्ट करना शुरू कर दिया, रिवॉल्व करना, अगली बार नेक्स्ट टाइम कब स्टार्ट कर दिए, तो उन्हें पता ही नहीं चलता था। तो बेसिकली ये तो तब पता चला उनको जब जो है कैलेंडर को बनाया गया, ठीक है, जब कैलेंडर को बताया गया कि भाई आज इतनी डेट है, इतना मंथ है, ठीक है, पूरा सिस्टम जब पता चला तब से जो है ईयर को काउंट किया गया। उसके पहले तो ईयर का जानने का तो कोई मेथड नहीं था, राइट। तो ईयर को हम कैसे बोलते हैं, ईयर वॉज फिक्स्ड एज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ द सन। तो मतलब हम जो न्यू ईयर मनाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वहाँ पे अर्थ ने क्या करना शुरू कर दिया है, अगला जो उनका रिवॉल्यूशन है सन का वो उसने शुरू कर दिया है, ठीक है। फिर अगले न्यू ईयर पे वापस से वो अपने पाथ को जो है रिवॉल्व करना शुरू करेगी, राइट। ऐसा नहीं कि अभी रुक गई है, बट कंटिन्यूसली कर रही है ना, तो वो पॉइंट आएगा जब वो वापस से अपने पुराने पोजीशन से आ जाएगी, राइट, जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे आ जाएगी, राइट। तो बेसिकली हम लोग ये कह रहे हैं कि एक रिवॉल्यूशन वुड बी इक्वल टू दी 1 ईयर, और राइट। तो हम हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे नेक्स्ट टाइम जब वो नया रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अब देखो टाइम की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, ठीक है, वेरियस यूनिट्स ऑफ टाइम होता है, बट द थिंग इज कि आपको पता होना चाहिए कब आप क्या जो है यूज़ कर रहे हो। जैसे अगर मैं आपकी एज पूछूं तो आप एज कैसे बताते हो, 16 ईयर्स, 25 ईयर्स, 15 ईयर्स, 5 ईयर्स, तो हम ईयर्स में काउंट करते हैं एज को, राइट। सो बेसिकली हम लोग ऐसा देखते हैं, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं वैसे तो। अब कोई बच्चा अगर जैसे अपना मैंने एज पूछा और वो मुझे मंथ कैलकुलेट करके बता रहे कि इतने महीने हो गए मुझे पैदा हुए, राइट, तो ये तो कोई सेंस नहीं है। सो वी टॉक अबाउट ईयर, ठीक है, हम ईयर के बारे में बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट एज,
ठीक है। और जैसे कि हमें कुछ सेकंड्स चाहिए, लेकिन 5 सेकंड्स का अगर कोई काम है, ठीक है, तो तुम बोलोगे ये क्वेश्चन तो मैं 5 सेकंड्स में कर दूंगा। तो ये सेकंड्स जो है, वैसे तो ये ऐसा यूनिट भी है सेकंड, बट ये छोटे कामों के लिए यूज़ होता है। फिर मिनट थोड़े से बड़े कामों के लिए, लाइक 2 मिनट्स वेट कर लो, 5 मिनट्स में काम कंप्लीट हो जाएगा, राइट दैट, ठीक है। तो 5 मिनट वुड बी लिटिल बिट मोर। आर फिर उससे भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। डेज फिर उससे भी बड़ा, कि भाई जैसे लेट्स से होमवर्क सबमिशन का टाइम है कि 3 दिन जो है होमवर्क सबमिशन का टाइम है, सो यू कैन डेफिनेटली यूज डे एज अ यूनिट, ठीक है, 3 डेज। फिर आता है मंथ, कि भाई नेक्स्ट मंथ तुम्हारे जो है फाइनल एग्जाम होंगे, तो ये मंथ टाइम वुड बी कंसीडर्ड एज की यूनिट, हम लोग डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। ईयर तो हमने एज बता ही दिया है। डिकेड भी हम बोलते हैं 10 ईयर्स, ठीक है। डिकेड इज इक्वल्स टू लाइक 10 ईयर्स। तो आप 10 ईयर्स में भी वो मतलब कई सारी न्यूज़ या फिर कई सारे लाइक ये इवेंट 10 साल में फर्स्ट टाइम हुआ है, ये इवेंट मतलब ऐसा कुछ होता है ना कि 10 साल में पहली बार इतनी बारिश हुई है, राइट। तो ये जो बोला जाता है, ठीक है, तो दैट इज द डिकेड, राइट। 10 ईयर्स इज डिकेड। नेक्स्ट टॉक अबाउट द सेंचुरी। सेंचुरी क्या होता है? 100 ईयर्स, alright, that's called the century, like 24 centuries before ऐसा कुछ हुआ था, like that। तो हम जब सेंचुरी बोल रहे होते हैं, so we talk about the 100 years, यानी 24 into 100 years, ठीक है। मिलेनियम जो होता है वो है 1000 years होता है, ठीक है, दैट्स इक्वल टू 1000 ईयर। जब बहुत 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 पुरानी बातें करनी होती है, लाइक डायनासोर के ज़माने की जब बातें करनी होती है, सो वी टॉक अबाउट द मिलेनियम 1000 ईयर्स बिफोर, राइट। तो दैट इज़ अ थिंग कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स के लिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट हमारे अवेलेबिलिटी के लिए कि हम क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, राइट। तो उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम का यूनिट्स यूज़ करते हैं, ऑलराइट। तो ये जो चीज़ें थी वो हमको सीखनी थी। अब ये जो सिंपल पेंडुलम है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में जो है सीखने वाले हैं, ठीक है। पूरा चीज़ हम इसके बारे में देखेंगे कि किस किस पे डिपेंड करता है, किस किस पे नहीं। फिर हम थोड़ा बहुत स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर के बारे में भी जानेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, और जितना हो सके उतना ज़्यादा स्प्रेड करो ताकि सभी बच्चे इससे इंजॉय कर सके, पढ़ सके, और राइट, और अपना डेफिनेटली गोल्स क्रैक कर सके। दैट इज़ आवर मोटिव बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।